Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. So, students, today we will be discussing a very interesting topic, that is origin of banking. कि बैंकिंग कैसे स्टार्ट हुई और बैंकिंग कहाँ से स्टार्ट हुई अलग अलग कंट्रीज के अंदर, और बैंक वर्ड कहाँ से आया। तो इन सब टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंकिंग के ओरिजिन को डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस करें कि बैंकिंग होती क्या है और बैंकिंग क्यों जरूरी है। तो अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो आज बैंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। दे आर द ओल्डेस्ट एंड दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। बैंक आज जो है वो हमारा जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं और आज हम एक दिन की भी कल्पना नहीं कर सकते बैंक के बिना। अगर कहीं भी 2-4 दिन के लिए बैंक स्ट्राइक कर दे इंडिया में तो पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाता है। सब लोगों को बैंक्स की ज़रूरत है। तो बैंक जो है वो हर एक सेगमेंट की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, या वो कोई भी सेगमेंट है सोसाइटी का। हर एक के साथ बैंक जुड़ा हुआ है। आज बैंक जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है और हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि बैंक के बिना हमारा काम चल पाएगा। चाहे वो स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आनी हो, चाहे बिजनेसमैन को आपस में एक दूसरे को पेमेंट करना हो, फार्मर्स का भी अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली आजकल उनकी जो पेमेंट आती है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आती है। और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है आजकल, डीबीटी। और आपकी पेंशन है, स्कॉलरशिप है, और हर आदमी को बैंक से जोड़ा गया है। जनधन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री का जो खाता खोला गया है फ्री में, तो हर आदमी का बैंक में अकाउंट जरूरी किया गया है ताकि पैसा जो है वो सर्कुलेशन में रहे और सेफ रहे। तो आज हम बैंक के बिना सोच भी नहीं सकते। बैंकिंग एक्टिविटीज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो अगर हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करना चाहते हैं तो बैंक उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि बैंक करता क्या है, बैंक इज मोबिलाइजिंग द स्केर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं ये बहुत ही स्केर्स होते हैं। स्केर्स मतलब कि इनकी सप्लाई ज़्यादा नहीं होती है। तो पैसे की ज़रूरत सभी को होती है, तो जिसको पैसे की ज़रूरत है वहाँ से बैंक उठा करके उनको देता है जो जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। तो दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक कि ये प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए काम करता है। उन लोगों से पैसा लेता है जिनके पास सरप्लस में पैसा पड़ा है और उन लोगों को पैसा देता है जिनको पैसों की नीड होती है। और ये जो जिनको नीड होती है वो प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए यूज करते हैं उसको। उससे देश में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उससे सर्कुलेशन बनता है मनी का, और सारे के सारे लोग जो हैं वो अपना काम चला सकते हैं। तो जब भी हम बात करें कि बैंक क्या कर रहा है, तो बैंक जो है जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब में बैंक का बड़ा हाथ है। तो बैंक इज प्लेइंग ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अब अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंक क्या होता है, तो बैंक को हम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं जो कि सर्विसेज देती है। क्या सर्विसेज देती है कि सबसे पहले तो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, और दूसरा मेन काम कि वो लोन प्रोवाइड करती है, और कुछ एक्स्ट्रा जो सर्विसेज होती हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाता है। तो मेनली 2 काम है बैंक के, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन। दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक। सो बैंक क्या है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था है जो आपको आपका जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा है वो आपको डिपॉजिट के रूप में लेती है आपसे, और जिन लोगों को पैसा चाहिए उनको पैसा प्रोवाइड करवाती है। और कुछ और भी फंक्शंस जो बैंक जो है आपको देता है आजकल मॉडर्न बैंकिंग के अंदर। सो बैंक को हम एक किस्म से एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कह सकते हैं, एक बीच की संस्था है जिसमें आप अपनी मनी को सेफ तरीके से रख सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपके पैसों को, आपकी मनी को सेफ तरीके से रखती है, ट्रांसफर करती है
दूसरे लोगों को लैंड करती है और आप एक्सचेंज भी कर सकते हो फॉरेन करेंसी के तौर पे। सो बैंक एक किस्म से इंटरमीडियरी का मतलब होता है कि जो बीच का दलाल होता है जो, तो बैंक एक किस्म से इंटरमीडियरी है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है बिटवीन कस्टमर्स, उन कस्टमर्स के बीच में जिनके पास कैपिटल की कमी है और उनसे पैसे लेता है जिनके पास कैपिटल सरप्लस में पड़ी है। मैंने आपको बताया कि कुछ कस्टमर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कैपिटल जो होती है वो सरप्लस में होती है, तो वो बैंक को दे देते हैं और बैंक आगे ये किसको दे देता है, जिनको नीड होती है। तो ये बैंक जो है बीच में काम कर रहा है किसका, एज ए कनेक्शन बिटवीन दोज हु आर हैविंग surplus money, and bank will be taking money from those people who are having extra money and it will be given to those who need it for the productive purpose। ये बैंक का एक मेन काम है। अगर डेफिनेशन की बात करें बैंक की, तो बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के अकॉर्डिंग, बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग बैंकिंग क्या है, बैंकिंग एक एक्टिविटी है। तो बैंकिंग क्या है, बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग। सबसे पहला काम क्या है, एक्सेप्ट करना। किस पर्पज के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। आप बैंक किस लिए आपसे पैसा ले रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, ताकि वो आगे दे सके या इन्वेस्टमेंट कर सके। एक्सेप्टिंग किस चीज की, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, जो पब्लिक से पैसा जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, विच इज रीपेबल ऑन डिमांड। जब भी पब्लिक ने ये पैसा वापस लेना है उनको वापस दे देगा, और अदरवाइज जैसे भी आपको चाहिए होता है तब आपको मिल जाएगा। एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज। आप इसको चेक से निकलवा सकते हो, ड्राफ्ट से, या अदरवाइज जो ऑनलाइन तरीके आए हुए हैं उनसे भी आप निकलवा सकते हो। सो व्हाट इज बैंकिंग, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड गिविंग इट एज लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट टू दोज हु आर इन द नीड। और आपने जो पैसा जमा करवाया है, इट इज रीपेबल ऑन डिमांड एंड यू कैन विड्रॉ दिस पर्टिकुलर मनी बाय द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बैंकिंग एक ऐसी संस्था है, बैंक जो है वो एक ऐसी संस्था है जो बैंकिंग एक्टिविटी करती है। और बैंकिंग के अंदर क्या एक्टिविटी आती है, मेनली दो ही एक्टिविटी आती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लैंड करना। किसको, जो पैसा आपने एक्सेप्ट किया है। और बैंक को कमाई किस चीज से होती है, इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट के तौर पे बैंक कमाता है, जिनको देता है उनसे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है और जिनसे लेता है उनको कम इंटरेस्ट देता है। तो जो इंटरेस्ट का फर्क होता है वही बैंक की कमाई होती है। तो नाउ लेट्स डिस्कस कि बैंक जो वर्ड आजकल हम जो बोलते हैं, सारा दिन हम बैंक वर्ड का यूज करते हैं। हिंदी में पता नहीं बैंक को क्या कहते हैं, बैंक को बैंक ही कहते हैं हिंदी में भी। तो ये बैंक वर्ड कहाँ से आया है, तो देखिए कोई क्लियर कट इसमें पता नहीं है कि बैंक वर्ड कब कहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग वर्ड्स नाम से चला है बैंक। तो अगर हम देखें तो बैंकिंग जो बैंक वर्ड है वो लंबे टाइम से यूज हो रहा है, बट ये नहीं पता लग रहा कि इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई है। तो एक जो व्यू पॉइंट है, वन व्यू पॉइंट, एक तरफ से लोग कहते हैं कि जो बैंक वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड कौन सा, बैंकस और बैंक्यू, यहां से ये आया है। और इसका जो इंग्लिश में अगर मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है बेंच। तो ये बेंच वर्ड से मेनली बैंक वर्ड निकला है। तो हम कह सकते हैं कि बैंक जो वर्ड है वो बेंच वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है बेंच, क्योंकि लैटिन में बैंकस और बैंक्यू को बेंच बोलते हैं। अब ये बेंच का क्या मतलब हुआ, कैसे लगा इनको कि बेंच से बैंक बन गया, क्योंकि पुराने टाइम के अंदर क्या होता था, जो ट्रेडर होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, जो डील करते थे मनी के अंदर, वो क्या करते थे, जो बैंकर होते थे वो एक पर्टिकुलर बेंच को लगा करके बैठते थे और इसी बेंच के ऊपर बैठ करके वो डील करते थे। तो इसीलिए ये जो लोग बैठे हैं ये पर्टिकुलर एक बेंच के ऊपर बैठ करके मार्केट लगाते थे अपनी, और यहीं पे वो अपना डीलिंग करते थे। तो इस पर्टिकुलर बेंच वर्ड से ही बैंक वर्ड निकला है। तो ये हमें पता लगा है कि लैटिन वर्ड बैंकस या बैंक्यू से निकल करके ये वर्ड आया है, और जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है बेंच। और बेंच वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि जब भी कोई पुराने टाइम में जब लोग डील करते थे
दे यूज टू डील ऑन द बेंचेस, अपना बेंच लगा लेते थे मार्केट के अंदर, और वहां पे वो जो भी उनका सोना चांदी मेटल के अंदर वो डील करते थे, तो वो उस बेंच के ऊपर बैठ के डील करते थे। तो उसी बेंच वर्ड से आपका बैंक वर्ड निकल करके आया है। तो एक पॉइंट तो हमें ये पता लगा है कि ये है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, कुछ और अथॉरिटीज जो हैं वो ये कहते हैं कि जो बैंक वर्ड है वो ओरिजिनली जर्मन वर्ड बैंक से आया है, जिसका मतलब है हीप और ए माउंड। हीप का मतलब होता है कि ढेर, ये जो पैसों का ढेर होता है, पैसे ही पैसे पड़े रहते हैं जो बेंच के ऊपर, ये जो ढेर जो लगा हुआ है, इससे इसको बोलते थे, पैसों के इस ढेर को बोलते थे बैंक, BANC के बैंक। तो यहां से वर्ड निकल करके आया है बैंक, जिसका मतलब है हीप ऑफ मनी। एक मनी का एक पूरा ऐसे ढेर जो है वो लग जाता होगा जब भी वो काम कर रहे होंगे, तो इसको हमने बोला है बैंक। तो एक तो लैटिन वर्ड से आया है बेंच से, और एक आपका जर्मन वर्ड है जो बैंक, जिसका मतलब है हीप या माउंड। जो इटालियन लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया था नेम बंको, बंको वर्ड उन्होंने यूज किया, जिसका क्या मतलब था एक्यूमुलेशन ऑफ मनी और स्टॉक। तो जो इकट्ठा जो पैसा पड़ा है, जो करेंसी या मनी इकट्ठी जो रखते हो आप लोग, इसको बंको बोलते हैं। तो यहीं से वर्ड निकल करके आया फिर बैंक। तो हमें तीन चीजों का पता लगा, एक तो लैटिन वर्ड है बैंकस या बैंक, बैंक्यू, यहां से आया है। एक जर्मन वर्ड है बैंक, और तीसरा है इटालियन वर्ड जो है बंको। तो यहाँ से अलग अलग अथॉरिटीज ने अलग अलग अपनी अपनी बातें बताई हैं, तो हमें पता लगा है कि कहाँ से ये वर्ड निकल करके आया है। तो अगर हम अलग अलग देखें तो इटालियन लोगों ने जो यूज किया है वो है बनार्ची और बेंचरी, और जर्मन लोग थे जो वो बंक का यूज करते थे। इंग्लिश वर्ड जो है वो बेंच से आया है, और फ्रेंच के अंदर इसको बोलते थे बंक। तो बैंक को अगर हम इंग्लिश के हिसाब से बात करें तो बैंक जो है वो इंग्लिश वर्ड बेंच से निकल करके आया है, क्योंकि जो पुराने जो लोग थे वो एक बेंच के ऊपर बैठ करके डील करते थे, तो वो इस बेंच के ऊपर बैठ करके डील कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको बेंच से निकल करके बैंक वर्ड को यूज किया हमने। तो हमें पता लगा कि जर्मनी में अलग वर्ड यूज होता था, इटली में अलग यूज होता था, और फ्रेंच में अलग यूज होता था। बट जनरली हमें यही पता लगा कि जो जो मनी का जो ढेर होता है उसको अलग लोगों ने अलग बोला है, जो पैसे इकट्ठे रखते हैं उसको अलग लोगों ने बोला है। बट अगर हम सिर्फ इंग्लिश को याद रखें तो इंग्लिश जो वर्ड है बैंक, वो कहां से निकल करके आया, बेंच। और बेंच कहां से आया, वो जो आपका लैटिन वर्ड था बैंकस और बैंक, बैंक्यू, यहां से इसका इंग्लिश मीनिंग, इनका इंग्लिश मीनिंग क्या बनता है, बेंच। तो ये सबसे हमें ठीक लगा कि लैटिन के अंदर यूज करते थे बैंकस और बैंक्यू को, उसका इंग्लिश मीनिंग बेंच निकलता है, तो बेंच से बन गया बैंक। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए पॉइंट था। अब बात करते हैं कि मॉडर्न बैंकिंग कैसे स्टार्ट हुई। देखिए, बैंकिंग की अगर बात करें तो कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि बैंकिंग एक्टिविटीज जो थी वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग टाइम के अंदर स्टार्ट हो गई थी। वो आगे हम देखेंगे, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, अलग अलग सिविलाइजेशन के अंदर, अलग अलग सभ्यताओं में, चाहे वो रोमन सभ्यता थी, चाहे वो चाइनीज सिविलाइजेशन थी, चाहे वो ग्रीक थी, या बेबीलोन सिविलाइजेशन थी, चाहे इंडियन सिविलाइजेशन थी, इनमें अलग अलग टाइम के ऊपर बैंकिंग एक्टिविटीज चल रही थी। तो एक क्लियर कट अभी तक पता नहीं है। बट अगर हम स्टार्टिंग की ओरिजिन की बात करें तो जो ग्रीक टेम्पल्स थे, ग्रीस के अंदर जो टेम्पल्स थे, यूरोप के अंदर ग्रीक एक कंट्री है, वहां पे जो टेम्पल्स थे उनके अंदर जो प्रीस्ट बैठते थे, जो प्रीस्ट उस टेम्पल को चलाते थे, उन्होंने बैंकिंग एक्टिविटीज को स्टार्ट किया। तो ये बहुत ही अचंभे की बात है कि बैंकिंग जो है वो अल्टीमेटली जो स्टार्टिंग अगर देखें तो वो टेम्पल्स से आई है। टेम्पल्स के अंदर क्या होता था कि टेम्पल्स को सेफ माना जाता था, क्योंकि सेफ कीपिंग अगर रखनी हो, आपके पास जो आइटम्स हैं अगर आप उनको सेफ रखना चाहते हैं तो वो टेम्पल सबसे सेफ जगह थी। तो मॉडर्न बैंकिंग से पहले अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो टेम्पल्स के अंदर जो प्रीस्ट थे
वो आपकी आइटम्स जो थी, आपकी जो वैल्यूएबल आइटम्स होती थी, क्योंकि पहले करेंसी तो होती नहीं थी, तो पहले जो आपकी वैल्यूएबल आइटम्स थी वो आपकी जो फूड की आइटम थी उनको बहुत वैल्यूएबल माना जाता था। जैसे ग्रेन है, तो आपका जो अनाज होता था वो काफी वैल्यूएबल होता था। इसके बाद आपके गोल्ड है, आपकी जो सिल्वर है, तो ये सारी चीजें जो थी इनको सेफ रखने के लिए टेम्पल वाज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस। तो टेम्पल के अंदर जो प्रीस्ट थे वो इन एक्टिविटीज को करते थे, लैंडिंग भी करते थे वो लोग, और सेफ डिपॉजिट भी करते थे। तो बैंकिंग जो है वो स्टार्टिंग में टेम्पल से स्टार्ट हुई। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर बैंकिंग जो है वो आपको वैदिक इरा के अंदर भी इसका जिक्र मिलेगा। वैदिक इरा मतलब कि जो जिस काल में वेद लिखे गए, आपके इंडिया के अंदर 4 वेद हैं, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो ये जो वेद जब लिखे गए तो इन वेदों के अंदर आपको जिक्र मिलेगा इंटरेस्ट रेट का और लोन का, कितनी रेट के ऊपर देना है। तो मनुस्मृति जो लिखी गई थी, मनुस्मृति जो मनु ने लिखी थी, उसके अंदर भी रेफरेंस मिलता है कि वैदिक इरा के अंदर जो था वो इंटरेस्ट रेट का और लोन का जिक्र है कि कितनी इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए, और एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से ऊपर नहीं लेना है आपको, नहीं तो ये पाप माना जाएगा। और अलग अलग जातियों को अलग अलग रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट देने का रिवाज चलता था, लोन देने का। तो अगर उसके बाद हम बात करें तो जो गोल्ड स्मिथ होते थे, जो जिनको हम सुनार बोल देते हैं, इंडिया के अंदर गोल्ड स्मिथ से भी बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ लगता है। क्योंकि जो अर्लियर जो बड़े सुनार होते थे वो आपकी जो वैल्यूएबल आइटम्स होती थी, आपका जो सोना चांदी है, जो आपके हीरे जवाहरात हैं, उनको अपने पास रखते थे, और वो उसके बदले में आपको एक रिसीट भी देते थे। रिसीट आपको मिलती थी, और ये जो रिसीट थी बाद में काफी पॉपुलर हो गई, क्योंकि ये रिसीट आपको, ये जो रेप्यूटेड जो गोल्ड स्मिथ होते थे वो देते थे आपको आपके डिपॉजिट के बदले में। तो ये रिसीट जो थी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी काम करने लगी, कि आप इस रिसीट को किसी दूसरे को भी दे सकते थे अपने ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए। तो बाद में यही रिसीट जो है काफी चलने लग गई। तो एक किस्म से जो आजकल हम जो बिल ऑफ एक्सचेंज देखते हैं या लेटर ऑफ क्रेडिट देखते हैं, उसके तौर पे ये जो इन्होंने रिसीट दी थी वो काफी पॉपुलर हुई। तो गोल्ड स्मिथ को ग्रेजुअली ये भी पता लगने लग गया कि जो इनके पास जो लोग जमा करवा के जाते हैं प्रीशियस मेटल वगैरह, तो उनमें से बहुत थोड़ा ही वो वापस निकालते हैं। तो इन्होंने फिर लैंडिंग करना भी शुरू किया, और फिर इससे भी एक किस्म से जो आजकल हम देखते हैं जो बैंकों का काम है, वही काम गोल्ड स्मिथ का भी होता था। और फिर जो बड़े शाहूकार होते थे वो भी इस तरह का काम करते थे। अगर आपने प्रेमचंद की सवा शेर गेहूं देखी हो, स्टोरी अगर सुनी हो, पढ़ी हो, तो उसमें भी यही था कि जो पहले टाइम में जो शाहूकार होते थे, जो एक किस्म से जो बनिया होते थे, वो यही काम करते थे देने लेने का, उसके ऊपर ब्याज भी लगता था। तो ये स्टार्टिंग से ही इंडिया में चलता आ रहा है। बट अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखो तो ये जो क्रेडिट का काम है, लोन देने का काम है, ये पुराने टाइम से ही चल रहा है। अगर हम बात करें तो पुरानी सभ्यता के अंदर जो बेबीलोन सिविलाइजेशन है, जो काफी पुरानी है, जो अभी फिलहाल इराक के अंदर है, बेबीलोन सिविलाइजेशन, तो इसमें भी लगभग 2000 बीसी के अंदर जो है आपको, मतलब आज से लगभग 4000 साल पहले जिक्र मिलता है क्रेडिट का, कि लोन देने का काम चलता था। ग्रीस और रोम में भी अगर आप देखोगे तो लगभग 2000 साल पहले जब लोन देने का काम काफी प्रेवलेंट था। अगर हम उसके बाद बात करें कि पब्लिक नेचर की बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कब आई, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ विनाइस सबसे पहला बैंक था वर्ल्ड का, ये सबसे पहले खुला। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बार्सिलोना, और इसके बाद बैंक ऑफ जेनेवा 1407 में। तो ये सबसे पहले बैंक थे जो पब्लिक नेचर के बैंक थे, जो पब्लिक के साथ डील करते थे। तो आजकल जो कमर्शियल बैंकिंग जो हम देख रहे हैं उसकी अगर रूट्स की बात करें कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई कमर्शियल बैंकिंग, तो वो बैंक ऑफ एस्टरडम जो हॉलैंड के अंदर था वो 1609 में ओपन हुआ। तो ये 17th सेंचुरी के अंदर जो बैंक्स खुले उन्हीं के बेस पे आज कमर्शियल बैंकिंग चल रही है। फिर बैंक ऑफ हैम्बर्ग जो जर्मनी में है वो ओपन हुआ। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड
1694 के अंदर बना। तो इन बैंकों ने एक किस्म से बेस बनाया आज की कमर्शियल बैंकिंग का। तो फिर इसके बाद अगर हम बात करें 18th सेंचुरी की, तो 18th सेंचुरी में आकर के बैंक्स जो थे वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश हुए। तो फिर उन्होंने बड़े लेवल पे काम शुरू किया। तो आज जो मॉडर्न बैंकिंग का हम सिस्टम देख रहे हैं वो यहीं से निकल करके आया, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के तौर पे। तो हम कह सकते हैं कि बैंकिंग का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। ऐसा नहीं है कि जब करेंसी आई तभी बैंकिंग शुरू हुई। पुराने टाइम में जब करेंसी नहीं थी तब सिक्के चलते थे, और उस टाइम पे क्या होता था कि जो आपका फूड आइटम्स हैं, जो आपका कैटल आइटम्स हैं, जो आपके पशु हैं, उनको भी आप एज ए मनी लेके चलते थे। और आप आप बार्टर सिस्टम चलता था। तो उसके बदले में आपको, बार्टर के बदले में एक चीज आपने ली, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता था, एक्स्ट्रा देना पड़ता था। तो ये काफी पुराने टाइम से चला आ रहा है। बट अगर कमर्शियल बैंकिंग की बात करें, जो आज आप बैंकिंग देख रहे हो, वो ये जो 17th सेंचुरी में जो बैंक खुले हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ हैम्बर्ग और बैंक ऑफ एस्टरडम, यहाँ से इनका बेस मिलता है हमें। तो दैट वाज द ओरिजिन ऑफ बैंकिंग। अब हम बात करेंगे कि बैंकिंग का जो ओरिजिन है वो पर्टिकुलरली कहाँ से आपको मिला। तो बैंकिंग जो है वो मनी से जुड़ी हुई है। अगर हम बैंक की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो हमें मनी की भी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि मनी कब आई है। तो बैंक जो है वो मनी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बैंकिंग एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो आज भी हमें यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मनी से ही रिलेटेड होती है बैंकिंग। बट बैंकिंग जो है बेटा वो मनी के आने से पहले ही है। मनी तो, करेंसी तो बहुत बाद में आई है ना। तो अगर आप देखोगे 9000 BC में भी बैंकिंग एक्टिविटी चल रही थी। तो अगर हम वैदिक इरा देखें, वैदिक इरा के अंदर तो कोई करेंसी नहीं थी, वहां तो कोई नोट नहीं थे। तो उस टाइम भी मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि चल रहा था। बेबीलोन के अंदर 2000 BC के अंदर आपका जो है बैंकिंग एक्टिविटीज थी। तो पहले बैंकिंग एक्टिविटीज जो थी वो बार्टर से जुड़ी हुई थी, एक चीज के बदले में कोई और चीज लेना। तो उसमें बैंकिंग एक्टिविटी चल रही थी। तो बैंकिंग जो है वो मनी के बाद ज्यादा एक्टिवेट हुई है। बट बैंकिंग एक्टिविटीज मनी के आने से पहले भी थी, 9000 BC तक थी। तो उस टाइम जो आपकी ग्रेन आइटम है और जो आपकी कैटल आइटम है, जो कैटल होते थे आपके पास, जो पशु होते थे, उनको आप एज ए मनी मान के चलते थे। तो उस टाइम भी मनी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन और इन द फॉर्म ऑफ कैटल ये आपके पास चल रही थी। दैट टाइम बैंकिंग वाज आल्सो प्रेवलेंट। बट अगर हम बात करें सिविलाइजेशन की, तो सिविलाइजेशन जैसे जैसे एवेल्युएशन हुई, ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ी, तो फिर बैंकिंग कैसे आगे बढ़ी वो हम देखेंगे अभी। फिर हम बात करेंगे कि बैंक के एंसेस्टर्स कौन है और मॉडर्न बैंकिंग में क्या क्या आता है। तो बैंकिंग की अगर बात करें तो मनी और बैंकिंग आपस में जुड़े हुए हैं। जब मनी आई है तभी ज्यादा बैंकिंग एक्टिविटी शुरू हुई है। बट उससे भी पहले अगर हम बात करें तो एंशियंट टाइप के अंदर मनी जो थी, दैट वाज नोन एज ग्रेन मनी और फूड कैटल मनी। जो मैंने पहले बताया आपको, जो आपके पास अनाज होता था वो मनी के बराबर था, या जो आपके पास पशु होते थे, गाय हो गया, बकरी हो गए, ये भी आल्सो एक टाइम था 9000 BC के अंदर, आज से लगभग 11000 साल पहले। तब ये आइटम्स जो थी वो इक्वलेंट टू मनी होती थी। तो तब भी बैंकिंग एक्टिविटीज इन द रॉ फॉर्म, कच्चे रूप से उस टाइम भी चल रही थी। एक दूसरे को कोई चीजें देना और उनसे इंटरेस्ट भी लेना उसके बदले में। जैसे आपने किसी को मान लो 100 kg राइस दिया है, तो आप उससे वापस जो है हर महीने मान लो 5 kg राइस आप एक्स्ट्रा लेते थे, दैट इज नॉन एज इंटरेस्ट। तो ये भी आपका चलता रहता था और ये इंटरेस्ट भी चलता रहता था। तो पहले ये आइटम्स जो थी वो मनी के रूप में नहीं थी, बट दे वर इक्वलेंट टू मनी। तो मनी जो है वो जरूरी नहीं है कि बैंकिंग में मनी का ही हाथ हो। मनी के आने से बहुत सालों पहले, बहुत सेंचुरीज पहले बैंकिंग एक्टिविटीज प्रेवलेंट थी, बट इन द फॉर्म ऑफ दीज आइटम्स। फिर हम बात करते हैं कि सिविलाइजेशन अलग अलग कंट्रीज के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर जो सिविलाइजेशन आई उसमें बैंकिंग एक्टिविटीज किस तरह से चल रही थी। तो वन बाय वन हम अलग अलग कंट्रीज की सिविलाइजेशन को देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, पुरानी सभ्यताएं हैं वर्ल्ड की, उनके अंदर एविडेंस है कि बैंकिंग एक्टिविटीज वहां पे थी। वो कौन कौन सी सभ्यताएं थी? तो सबसे पहले बेबीलोनी
बेबीलोनियन सिविलाइजेशन जो आजकल इराक के अंदर है, ये बहुत पुरानी एक सिविलाइजेशन है, लगभग 6000 बीसी के अंदर ये थी। तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो 2000 बीसी बेबीलोन के अंदर लोग जो थे वो अपना जो गोल्ड थे वो डिपॉजिट करवाते थे गोल्ड स्मिथ के पास। और जब वो गोल्ड किस लिए सबमिट करवाते थे वो, ताकि वो सेफ पड़ा रहे, उसको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि वो सबसे सेफ प्लेस जो थी वो गोल्ड स्मिथ के पास ही मानी गई थी। तो ये जो गोल्ड आप सबमिट करवा रहे थे, इसके ऊपर आपको 1/60 जो था आपका, वो आपको पे करना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ, ये आपको सेफ्टी मिल रही है तो इसका आपको 1/60 पे करना पड़ेगा। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस पहले थी। अगर हम बात करें वैदिक इरा की, वैदिक इरा जो आपका है वो 1500 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक चला। एंशिएंट इंडिया के अंदर जो जो आपके वेद लिखे गए, उस टाइम भी जिक्र मिलता है, ये जो आपके ऋषियों ने वेद लिखे थे उस टाइम भी जिक्र मिलता है कि लोन जो था वो काफी प्रेवलेंट था, लोगों को लोन मिलता था। तो मनुस्मृति के अंदर अगर आप देखोगे, ये जो मनुस्मृति है जो मनु ने लिखी थी, इसके अंदर डिपॉजिट का, गिरवी रखने का, लोन की पॉलिसी क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इनका जिक्र भी आपको इंडिया के अंदर इस रेट के अंदर, इस पर्टिकुलर इरा के अंदर आपको ये जिक्र मिल जाता है कि वहां पे उस टाइम भी लोन का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र दिया हुआ है। मतलब कहने का यह है कि पुराने टाइम में, वैदिक काल से ही इस तरह की एक्टिविटीज जो आजकल हम देख रहे हैं बैंकिंग एक्टिविटीज, वो उस टाइम भी चलती थी। और बुद्धिस्ट पीरियड जो था उस टाइम भी ये काफी एक्टिविटी चलती थी। तो जो मर्चेंट होते थे, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते थे, वो लेटर ऑफ क्रेडिट देते थे। जो आज हम जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं, वो एक रिसीट देते थे। वो रिसीट काफी पॉपुलर होती थी, बहुत ज्यादा उसमें ट्रस्ट होता था, और वो एक आदमी से दूसरी आदमी तक वो रिसीट चलती थी। जिसके पास भी वो रिसीट होगी उसको वो आइटम मिल जाएगी जो मर्चेंट ने अपने पास रख रखी है। फिर अगर हम बात करें मौर्य डायनेस्टी की, मौर्य शासनकाल जो इंडिया में था वो 322 बीसी से 185 बीसी तक रहा इंडिया के अंदर। तो इसको मौर्य शासनकाल बोलते हैं। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसको हम बोलते हैं आदेश, अदिशा, अदिशा नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता था, जो एक किस्म से एक ऑर्डर होता था बैंकर के ऊपर, कि जिस भी आदमी के ऊपर ये लिखा गया है उसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि वो पे कर दे मनी को, जिसके पास भी ये नोट हो, थर्ड पर्सन को। जो आजकल बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके इक्विवेलेंट ही था ये। तो इस ऑर्डर के अंदर क्या होता था कि जिसके पास भी ये ऑर्डर होगा आदिशा, वो उस पर्टिकुलर बैंकर के पास जाकर के पेमेंट ले सकते हैं। तो आजकल जो हम बिल ऑफ एक्सचेंज देखते हैं वो भी इसी तरह का ही कंसेप्ट था। तो मौर्य डायनेस्टी के अंदर ये, अगर आप देखेंगे मौर्य डायनेस्टी ये काफी फैली हुई थी पूरे साउथ में और इधर आपके पाकिस्तान तक। तो इस दौरान ये काफी पॉपुलर था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी जो आजकल हम मॉडर्न एक्टिविटीज देख रहे हैं बैंकिंग की, वो उस टाइम भी प्रेवलेंट थी। फिर आपका बात आता है रोमन सिविलाइजेशन की। जो रोम, एंशिएंट रोम की बात करते हैं, जो 753 बीसी से 473 एडी तक था। तो रोमन बैंकिंग एक्टिविटीज जो थी वो टेम्पल्स के अंदर चलती होती थी। रोम के अंदर जो एक्टिविटीज थी बैंक से रिलेटेड, वो टेम्पल्स के अंदर होती थी। जैसे कि जो कॉइन्स की माइनिंग है वो टेम्पल्स के अंदर होती थी। तो ये काफी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि किस तरह टेम्पल्स जो थे वो ऐसे प्लेसेस होते थे जहाँ पे काफी बिजनेस की एक्टिविटी होती थी, क्योंकि टेम्पल्स जो थे वो काफी सेफ प्लेस थे। तो यहाँ सेफ्टी ज्यादा होती थी। और जितनी भी आपकी आइटम्स हैं, प्रीशियस आइटम्स, वो इधर प्रीस्ट जो है वो अपने पास रख लेते थे, और इसके बदले में वो आपको लोन वगैरह भी देते थे। तो अर्ली एंशिएंट रोम के अंदर अगर आप देखें तो मनी लेंडर्स जो होते थे, जिन्होंने पैसे देने होते हैं लोगों को, वो अपनी स्टॉल्स जो थी वो कोर्ट यार्ड के मिडल में लगाते थे ऑन ए लॉन्ग बेंच। तो मैंने आपको बताया कि जो मंदिर के अंदर जो जगह होती है वहां पे वो अपनी दुकान लगाते थे, एक बड़े बेंच के ऊपर वो अपना आइटम्स रखते थे, और यहाँ पे वो सारे लोग जो है वो डील करते थे। तो इसी को हम बंकू बोलते हैं, बाद में इसको वर्ड बैंक मिला। तो रोम के अंदर ये फैसिलिटी थी कि जो टेम्पल्स हैं उसके अंदर जो जिन लोगों ने मनी लैंड करनी होती थी, लोन देना होता था, वो अपनी स्टॉल जो है वो मंदिर के अंदर कोर्ट यार्ड में लगाते थे,
और एक बड़े बेंच के ऊपर, लंबे बेंच के ऊपर वो अपनी आइटम्स रखते थे और फिर वो लोन की एक्टिविटी को करते थे। इसी बड़े बेंच को बंकू बोलते थे, जहां से आज का वर्ड बैंक आया है। फिर हम बात करते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन की। चाइनीज जो किन डायनेस्टी थी, किन जो शासनकाल था 221 बीसी से 206 बीसी तक, तो उस टाइम उन्होंने कॉइन्स को डेवलप किया। तो चाइनीज करेंसी थी वो कॉइन्स के रूप में डेवलप हुई किन डायनेस्टी के अंदर। तो इस दौरान काफी डेवलपमेंट भी हुई क्योंकि कॉइन्स आ गए थे किन डायनेस्टी के अंदर। तो ये जो कॉइन थे इन्होंने बहुत ज्यादा इजी कर दिया ट्रेड को अक्रॉस द चाइना, पूरे चाइना के अंदर। और फिर ये एक किस्म से लेटर ऑफ क्रेडिट की डेवलपमेंट भी यहीं से हुई, क्योंकि जब कॉइन्स आ गए, ट्रेड ज्यादा बढ़ गया, तो ट्रेड ज्यादा बढ़ने से फिर वो रिसीट देने लग गए। वो रिसीट एज ए लेटर ऑफ क्रेडिट ही थी कि जिसके पास भी ये रिसीट होगी उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर भी काफी ज्यादा एक्टिविटीज हो रही थी, कॉइन्स के रूप में ट्रेडिंग हो रही थी। फिर हम बात करते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, इजिप्ट सिविलाइजेशन की। ये जो इजिप्ट कंट्री है जहाँ पे पिरामिड है, तो ये भी काफी पुरानी सिविलाइजेशन है। 3100 बीसी से लेकर के 332 बीसी तक लगभग अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा पुरानी है। लगभग ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। तो 18th सेंचुरी बीसी के अंदर जो गोल्ड जो था वो टेम्पल के अंदर डिपॉजिट किया जाता था, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती थी टेम्पल के अंदर। तो वही फिर हमें ये भी पता लगा कि इजिप्ट के अंदर भी जो है बैंकिंग एक्टिविटीज जो थी वो टेम्पल के अंदर चलती थी, क्योंकि गोल्ड जो एक प्रीशियस आइटम थी वो कहाँ पे सेफ्टी के तौर पे रखी जाती थी, टेम्पल के अंदर। और फिर वहीं से ही आपकी लैंडिंग की एक्टिविटी भी वहीं से चलती थी। तो टेम्पल्स वर द मेन प्लेसेस वेयर बैंकिंग एक्टिविटीज वर डन। तो इजिप्ट के अंदर शुरू के टाइम के अंदर जो ग्रेन था उसकी काफी वैल्यू थी, वो मनी के इक्विवेलेंट था। जो आपके पास अनाज होता था, अनाज पहले बहुत कम होता था, तो अनाज की जो वैल्यू थी वो आज जो हमारी जैसे मनी की वैल्यू है वैसे ही आपकी अनाज की वैल्यू थी। अनाज के बदले में आप कोई भी आइटम ले सकते थे और बार्टर सिस्टम चलता था। तो एंशिएंट टाइम में इस तरह से मनी जो थी वो इक्विवेलेंट थी ग्रेन के। तो ग्रेन के रूप में ही आपकी एक्टिविटी चल रही थी इजिप्ट के अंदर। फिर हम ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करें 800 बीसी से लेकर के 6 एडी तक। तो ग्रीस के अंदर, जो कि ये जो आप ग्रीस देख रहे हैं यूरोप के अंदर जो है ग्रीस, वो जो लैंडर्स जो थे वो टेम्पल के अंदर अपनी एक्टिविटीज करते थे। फिर हमें यही पता लगा, देखो हर एक कंट्री के अंदर टेम्पल्स वर द मेन प्लेसेस जहाँ पे क्या हो रहा था, बैंकिंग एक्टिविटी हो रही थी, चाहे वो लोन हो, चाहे वो डिपॉजिट हो, चाहे वो करेंसी एक्सचेंज हो। तो ज्यादातर एक्टिविटीज जो थी वो टेम्पल्स के अंदर थी, क्योंकि टेम्पल्स जो थे वो सेफेस्ट प्लेस थे। तो टेम्पल्स के अंदर जो लैंडर्स थे वो आके बैठते थे, अपना बेंच लगाते थे और यहाँ एक्टिविटीज करते थे। और एंशिएंट ग्रीस के अंदर एक रिथुअस नाम का जो इंडिविजुअल था, ही वाज द फर्स्ट मर्चेंट बैंकर इन द वर्ल्ड। तो ग्रीस के अंदर एक रिथुअस नाम का इंडिविजुअल था, ही वाज ए मर्चेंट बैंकर जो डील करता था सिक्योरिटीज में और कमोडिटीज के अंदर। तो ही वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल इन एंशिएंट ग्रीस। तो ये हमने बात की कि कौन कौन सी सभ्यता के अंदर, कौन कौन से कंट्रीज के अंदर कैसे बैंकिंग एक्टिविटी चल रही थी। आज अगर हम बात करें कि बैंक के एंसेस्टर्स कौन है, तो बैंक कहाँ से आया है, इनके एंसेस्टर्स कौन है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्राउथर जो है उसने मॉडर्न बैंकिंग, जो आज बैंकिंग चल रही है, उसके 3 एंसेस्टर बताए हैं। तो एंसेस्टर को हम कह सकते हैं कि पूर्वज कौन थे। बैंक जो आज आप देख रहे हो मॉडर्न बैंक्स, इनके पूर्वज कौन थे, ये जो बैंकिंग आज आप देख रहे हो ये कहाँ से आई है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्राउथर जो है उसने 3 एंसेस्टर बताए हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इनको कर रहे हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि जो गोल्ड स्मिथ है, ये जो पुराने टाइम में जो सुनार होते थे, यहीं से बैंकिंग निकल करके आई है। क्योंकि गोल्ड स्मिथ क्या करते थे, अपने पास प्रीशियस मेटल्स, हीरे जवाहरात, सोना चांदी जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है वो डिपॉजिट करके रखते थे। तो आप जो है गोल्ड स्मिथ को अपना गोल्ड वगैरह सबमिट करवाते थे ताकि सेफ पड़ा रहे। तो गोल्ड स्मिथ क्या करते थे, उसके बदले में आपसे पैसे चार्ज करते थे, क्योंकि वो आपको सेफ्टी दे रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ से गोल्ड स्मिथ ने ये शुरू किया बिजनेस।
फिर इन्होंने ये भी देखा कि जो आपके पास पड़ा रहता है इनके पास, वो बहुत कम लोग वापस लेके जाते हैं, ज्यादातर वो पड़ा ही रहता है। तो इन्होंने फिर क्या किया, लैंडिंग का काम भी शुरू कर दिया। तो ये जो डिपॉजिट और लैंडिंग का काम है, अगर हम देखें आज बैंक का मेन काम यही है, डिपॉजिट करना और लैंडिंग करना। तो ये कहाँ से आया, गोल्ड स्मिथ से आया। तो गोल्ड स्मिथ ने स्टार्टिंग के अंदर अपने पास जो है प्रीशियस जो मेटल्स होते हैं उनको रखना शुरू किया, और उस टाइम जो है गोल्ड और सिल्वर जो थे वही मेन आइटम होती थी। तो लोगों ने इनके पास रखना शुरू कर दिया, और गोल्ड स्मिथ जो था इसके बदले में चार्ज लेता था। फिर उसके बाद आया गोल्ड स्मिथ नोट्स। अब गोल्ड स्मिथ ने क्या देखा कि जो जो भी आप उसके पास डिपॉजिट करवा रहे हो, गोल्ड स्मिथ जो है उसके बदले में क्या देता था, एक रिसीट देता था। तो वो जो रिसीट थी वो काफी वैल्यूएबल होती थी, क्योंकि गोल्ड स्मिथ की रेपुटेशन बहुत ज्यादा थी मार्केट के अंदर। गोल्ड स्मिथ को एक रेप्यूटेड पर्सन समझा जाता था, जिसके पास काफी अमाउंट पड़ा है गोल्ड का और सिल्वर का, वो भागेगा नहीं। तो ये जो रिसीट देता था, ये रिसीट ही फिर मार्केट में घूमने लग गई एक आदमी से दूसरे आदमी के पास। मान लो ए ने बी को पेमेंट करनी है, तो ए जो था वो जो इसकी ए के पास जो रिसीट थी वो बी को पकड़ा देता था। तो मान लो 100 ग्राम गोल्ड दिया हुआ है इसने गोल्ड स्मिथ को, तो गोल्ड स्मिथ ने इसको रिसीट दे दी। अब ए ने बी को 100 ग्राम सोना देना है, तो वो रिसीट ही बी को पकड़ा देता था। तो ये जो रिसीट थी ये काफी मार्केट में घूमने लग गई एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पेमेंट के तौर पे। तो वहां से भी अगर हम आज देखें तो बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट जो है वो वहां से निकल करके आया है। तो दैट इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जो आज हम बैंकिंग एक्टिविटीज देख रहे हैं वो पुराने टाइम में गोल्ड स्मिथ से आई है। गोल्ड स्मिथ से वो गोल्ड स्मिथ नोट्स में बदल गए। फिर हम बात करें मर्चेंट्स की, तो देखिए अगर हम देखें तो मेन काम क्या होता है, बैंक का मेन काम है कि एक जगह से दूसरी जगह पे पेमेंट करना। ये मेन काम होता है बैंक का, कि आपको पेमेंट चाहिए तो आप, वैसे अगर आप पेमेंट दोगे किसी को तो रिस्क होता है। तो जो मर्चेंट्स जो थे, तो सबसे पहला जो अगर हम देखें, जो जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी, बहुत ज्यादा रेपुटेशन होती थी, मर्चेंट्स उनको बोलते थे, सौदागर। मर्चेंट को हिंदी में बोलते हैं सौदागर। तो ये जो मर्चेंट्स होते थे ये मेनली डील करते थे इन्हीं आइटम्स के अंदर, इनके पास काफी पैसा होता था। तो ये क्या करते थे, एक किस्म से एक डॉक्यूमेंट बना के देते थे कि वो आप, अगर आपको पेमेंट करनी है तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे, जिसको हम आजकल हुंडी बोलते हैं या बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये हुंडी जो थी वो किसी और को अगर आप जाके दोगे तो उसके बदले में आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो ये जो मर्चेंट थे इन्होंने स्टार्ट किया ये हुंडी सिस्टम। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट इशू करना शुरू किया। ये डॉक्यूमेंट इशू करते थे, एक किस्म से एक लेटर इशू करते थे, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं। तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट आप जिसको भी दोगे आपको पेमेंट मिल जाएगी, इतनी इनकी मार्केट में रेपुटेशन होती थी। आजकल जो हम देख रहे हैं हुंडी सिस्टम या लेटर ऑफ ट्रांसफर जो हम देखते हैं वो यहीं से निकल करके आया है, मर्चेंट से। तो ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट था कि जो मर्चेंट बैंकर का हम कंसेप्ट देख रहे हैं मॉडर्न बैंकिंग के अंदर, ये कहाँ से निकल करके आया है। जो रेप्यूटेड मर्चेंट होते थे, जो रेप्यूटेड बड़े लोग होते थे, वो एक हुंडी इशू करते थे, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते थे, वहीं से ये कंसेप्ट जो आज हम देख रहे हैं वो आया है। फिर इसके बाद बात करते हैं मनी लेंडर। जो नेक्स्ट स्टेप जो था बैंकिंग के अंदर वो कहाँ से आया, मनी लेंडर। जो गोल्ड स्मिथ जो थे वो क्या बन गए, मनी लेंडर बन गए। क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि जितने भी लोग इनके पास डिपॉजिट करवाने आते हैं, इनका जो गोल्ड है या सिल्वर है, उनमें से बहुत कम वो वापस लेके जाते हैं, वो पड़ा रहता है उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, जो एक्स्ट्रा जो इनके पास पड़ा रहता है काफी टाइम तक, कुछ मार्जिन तो अपने पास रख लिया एज ए सिक्योरिटी रिजर्व, बाकी इन्होंने क्या किया, लैंड करना शुरू कर दिया। तो ये जो लैंडिंग की एक्टिविटी आई है ये कहां से निकल करके आई, मनी लेंडर, जो गोल्ड स्मिथ मनी लेंडर बन गए वहां से निकल करके आई है। तो मनी लेंडर जो है वो गोल्ड स्मिथ ही थे। तो गोल्ड स्मिथ अल्टीमेटली क्या बन गए, बैंकर। जो गोल्ड स्मिथ जो थे अल्टीमेटली वो मनी लेंडर बन गए, और अल्टीमेटली वो एक किस्म से बैंकर का ही काम करने लग गए, क्योंकि उन्होंने दो एक्टिविटीज शुरू की थी, एक तो डिपॉजिट लेना और दूसरा मनी लेंड करना। यही बैंक का मेन काम है। तो हम कह सकते हैं कि बैंक के एंसेस्टर कौन है, गोल्ड स्मिथ, मर्चेंट और गोल्ड स्मिथ जो मनी लेंडर बन गए। तो एक किस्म से हम कह सकते हैं कि गोल्ड स्मिथ और मर्चेंट ये दो क्या हैं, पूर्वज हैं बैंक के। बैंकिंग इन्हीं की एक्टिविटीज से अल्टीमेटली बैंकिंग एक्टिविटी अलग से बन गई।
तो दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आज अगर हम मॉडर्न बैंकिंग की बात करें, अब हम मॉडर्न बैंकिंग के पहुंच गए हैं। तो मॉडर्न बैंकिंग की जो है 3 तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, मैनुअल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग। मैनुअल बैंकिंग तो देखिए, जो कंप्यूटर के आने से पहले जो मैनुअल बैंकिंग हाथों से जो काम होता था, आप बैंक में जाते थे, वहाँ अलग अलग रजिस्टर पड़े होते थे, उन रजिस्टर के अंदर आपका डेबिट क्रेडिट एंट्री होती थी। तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो होती थी वो बैंकिंग स्टाफ करता था, चाहे वो चेक है, चाहे वो रजिस्टर के अंदर कोई भी एंट्री चढ़ानी है, चाहे फोन पे कोई भी काम करना है। तो ये सारी की सारी मैनुअल बैंकिंग थी। अब जो उसके बाद मैनुअल के बाद इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में आप जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करते हो कंप्यूटर की मदद से, आप जाते हो, आप एटीएम यूज कर रहे हो, आपको एटीएम के अंदर पिन मिलता है, तो ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करते हो कंप्यूटर की मदद से, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो आप टेलीफोन बैंकिंग यूज कर रहे हो, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो आप अगर मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हो, एटीएम का यूज करते हो, पैसे निकालते हो, आप जब बैंक में जाते हो तो आप देखते हो वहाँ कंप्यूटर लगे हुए हैं, उन कंप्यूटर से आपका ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर द पर्पज ऑफ बैंकिंग, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो आप जो है कार्ड का यूज करते हो, आप अपने एटीएम पिन का यूज करते हो, तो इसमें आपको सारी की सारी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज कर रहे हो, तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। उससे भी आगे अब वर्चुअल बैंकिंग आ गया है। वर्चुअल बैंकिंग क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग। तो ऑनलाइन बैंकिंग में आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे कहीं भी आप अपने मोबाइल से, आप किसी भी, जहां भी आपको इंटरनेट मिल जाए वहां पे आप क्या कर सकते हो, बैंकिंग या उससे रिलेटेड सर्विसेज ऑनलाइन कर सकते हो, विदाउट एक्चुअली गोइंग टू द बैंक ब्रांच और ऑफिस इन पर्सन। आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आप कह सकते हो कि जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बैंकिंग सर्विसेज को यूज करते हो, दैट इज नोन एज वर्चुअल बैंकिंग। जब आप बैंक में नहीं जाते और घर बैठे अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से जब आप बैंकिंग सर्विसेज को यूज करते हो, दैट इज नोन एज वर्चुअल बैंकिंग। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपको सारी की सारी एक्टिविटीज आजकल ऑनलाइन अवेलेबल करवा रही है, दैट इज नोन एज वर्चुअल बैंक। तो वर्चुअल बैंकिंग से कस्टमर जो है बहुत सारे काम कर सकता है, बिल भर सकता है ऑनलाइन, अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकता है, किसी थर्ड पार्टी को पैसे ट्रांसफर कर सकता है, लोन ले सकता है, डिपॉजिट जो किसी को पैसे देने हैं वो आप दे सकते हो, पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, आप किसी भी तरह का एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट खुलवा सकते हो। तो विदाउट गोइंग टू बैंक, इफ यू आर यूजिंग द सर्विस ऑफ द बैंक्स, दैट इज नोन एज वर्चुअल बैंकिंग। और जो बैंक आपको इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, दे आर नोन एज वर्चुअल बैंक। तो ये सारा हमने आज सीखा कि बैंकिंग कहाँ से आई, बैंकिंग के पूर्वज कौन है और मॉडर्न बैंकिंग में क्या क्या है। तो आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ढंग से सुना होगा। थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई भी क्वेरी है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।